हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन डिटेल। तो इसके अगले वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कैसे होती है, इलॉन्गेशन प्रोसेस क्या है। अभी तक आपने यदि वो वीडियो न देखा हो तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहाँ से पहले ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन देखिए, इलॉन्गेशन समझिए, उसके बाद ही आपको टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो समझ में आएगी। तो टर्मिनेशन जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ पर mRNA का सिंथेसिस जो है इलॉन्गेशन स्टेप तक पहुँच चुका है। अब उस mRNA के सिंथेसिस को हमें कहीं ना कहीं तो रोकना होगा, कहीं ना कहीं उसे हमें स्टॉप करना होगा। लगातार यदि हमने उसे इलॉन्गेट होने के लिए छोड़ दिया तो वो mRNA बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें जितनी ज़रूरत है, सेल को जितनी ज़रूरत है उतना ही mRNA बनना चाहिए, और आगे अब उसकी नीड नहीं है तो वहाँ पर वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होनी चाहिए। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन है वो करीब करीब दो प्रकार का होता है। एक होता है रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन एंड एक होता है रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। तो इन दोनों प्रकार के टर्मिनेशन को हम पहले समझते हैं इन डिटेल। टर्मिनेशन आर ऑफ टू टाइप। वन इज रो इंडिपेंडेंट and another is row dependent। ओके, मीन्स एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पर रो एक्चुअली क्या है, रो एक प्रोटीन है जो कि टर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो कई बार डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहाँ से mRNA को डिटैच करने के लिए या फिर रिलीज करने के लिए रो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। पर कई बार सिस्टम में ऐसी अरेंजमेंट होती है जहाँ पर mRNA जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को वहाँ से रिलीज कर सकता है, जहाँ पर रो प्रोटीन का होना जो है ज़रूरी नहीं है। फाइन, तो उसके ही बेसिस पर रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट दो प्रकार के टर्मिनेशन के टाइप्स जो हैं वो हम अभी समझेंगे। तो टर्मिनेशन समझना है तो सबसे पहले हमें वो डायग्राम, वो फिगर क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो mRNA है वो इलोंगेट होके कहाँ तक पहुँचा है और अब कहाँ पर उसे टर्मिनेट कर देना है हमें। फाइन, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द इलोंगेशन फेज। Say for example, this is our DNA, this is transcription bubble, this is the 5 prime and this will be 3 prime, this is 5 prime and this is 3 prime. This is the transcription bubble. डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अभी यहाँ पर है। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन जो है उसी स्टेप के बाद सिग्मा फैक्टर अपने आप को वहाँ से डिटैच कर देता है, तो वो यहाँ पर अब हमें दिखाई नहीं देगा। अब हमें mRNA की चेन या फिर स्ट्रैंड बनाना है। मान लीजिए हमारा mRNA इतना सिंथेसाइज हो चुका है, ट्रांसक्राइब हो चुका है। ओके, ये mRNA का 5 प्राइम एंड है और ये है 3 प्राइम एंड। फाइन, दिस इज mRNA। ओके,
अब इसे हमें इस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है। तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन का जो साइट है उसके डाउनस्ट्रीम में टर्मिनेशन साइट होती है। तो इस टर्मिनेशन साइट को हम थोड़ा इलेबोरेट करके यहाँ पर अलग से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये टर्मिनेशन साइट है। ओके, टर्मिनेशन साइट पर कुछ खास सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जहां पर जीसी नाइट्रोजनस बेस जो है वो अधिक प्रमाण में देखा जाता है और कुछ खास प्रकार का उनका अरेंजमेंट होता है जिसे हम इन्वर्टेड रिपीट भी कहते हैं। यहाँ पर मैं वो अरेंजमेंट अभी जैसे जैसे ड्रॉ करूँगी वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो मिलती जाएगी। ये जो रीजन है लगभग 6 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा हो सकता है। कोडिंग स्ट्रैंड से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है और ये है टेम्पलेट। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, सो दिस इज टेम्पलेट। फाइन, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, मीन्स जीसी रिच रीजन होगा जहाँ पर हम कुछ भी जीसी में से कैसे भी सीक्वेंस में उसे हम अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी जी सी 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 जी। अब इसका अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा। मान लीजिए यहाँ जी है तो यहाँ होगा सी, सी है तो जी, सी है तो जी, सी जी, जी है तो यहाँ पर सी और यहाँ जी है तो यहाँ पर अगेन सी। फाइन, सो ये हो गया इन्वर्टेड रिपीट या फिर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्स करके ये एक दूसरे के अरेंज हैं, इसीलिए इन्हें इन्वर्टेड रिपीट या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, अब ये जो बीच में खाली स्पेस है यहाँ पर कोई भी 4 न्यूक्लियोटाइड आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए ए टी टी ए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये इन्वर्टेड रिपीट आपको ध्यान में रखना है। फाइन, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगा। ओके, अभी कोडिंग स्ट्रैंड की हम बात नहीं करते हैं तो उसे हम यहाँ से हटा देते हैं और हम किसे यहाँ पर कंसीडर करते हैं? अपने mRNA को। ठीक है, जो mRNA इसके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है हम उसे यहाँ पर देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा mRNA है, ये भी सिंथेसाइज होता हुआ RNA पॉलीमरेज की मदद से आगे बढ़ता जाएगा और इसके सामने भी सेम इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ जी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? सी सी सी, यहाँ आएगा जी, यहाँ जी जी सी, यहाँ इसके ऑपोजिट पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ ए है तो यहाँ पर हो जाएगा यू, टी है तो ए यू। उसके बाद ये जो है यहाँ आ जाएगा जी सी 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 जी एंड सी। फाइन, तो ये जो हमारा mRNA बना जो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। फाइन, तो अब हम इस mRNA की बात करते हैं। तो ये mRNA जो है इसे अब हम यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि mRNA हमारा कॉपी हो गया है टेम्पलेट स्ट्रैंड पर से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के हिसाब से। ये है हमारा mRNA। फाइन, अब इसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से इस तरीके से खींच रही हूँ नीचे की ओर डाउनवर्ड साइड में, तो ये एक कैसा शेप लेगा? ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से। मान लीजिए इसे मैंने इस तरीके से पुल किया। सो अब क्या होगा? ये जो C है यहाँ है, ये C है, ये G है, ये दूसरा G, थर्ड G एंड C।
फिर ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर आ जाएंगे, U, A एंड U। उसके बाद क्या आएगा, G, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा C, अगेन C, फिर आएगा G, इसे हम फिर से लिखते हैं, C के आगे G, G के आगे C, 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 G एंड G। ओके, सो इसे हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। C का G, G का C, 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 ट्रिपल C, C का G और C का G, यहाँ एक G आएगा। फाइन, सो ये बात हो गई। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने आ गए, इस प्रकार से मान लीजिए इसे हमने यूं कर इस प्रकार से अरेंज कर दिया, तो आमने सामने ये पेयरिंग हो जाएगी इस प्रकार। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ट्रिपल यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, सो इसे हम कहते हैं स्टेम लूप स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं स्टेम लूप स्ट्रक्चर, या फिर इन अदर वर्ड्स इसे हम कहते हैं हेयरपिन लूप। ये हेयरपिन की तरह दिखाई दे रहा है हमें यू शेप का, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज हेयरपिन लूप। अब इसे एक्चुअल हम इस कंडीशन में बनाकर देखते हैं। इसका बनना जो है वो यहाँ पर एक प्रकार का ब्रेक लगाता है। ये जैसे ही हेयरपिन लूप यहाँ पर क्रिएट होती है, जो आरएनए पॉलीमरेज जिस रफ्तार से आगे आ रहा है उसे एक ब्रेक या फिर एक झटका सा मिलता है, जिससे वो यहाँ पर कुछ देर के लिए थम जाता है, रुक जाता है। तो हम इस फॉर्मेट में इस हेयरपिन लूप को नेक्स्ट डायग्राम में बनाकर देखते हैं। तो मान लीजिए ये डीएनए है और ये स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, दिस इज कोडिंग, दिस इज टेम्पलेट। ओके, एंड these are the nucleotides। अब ये जो mRNA है, फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, इस mRNA में मान लीजिए वो GC रिच रीजन यहाँ पर हमें मिला, तो यहाँ पर एक स्टेम लूप इस प्रकार क्रिएट हो जाएगी। फाइन, और यहाँ पर उसमें हाइड्रोजनस अथवा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी। फाइन, तो इस स्टेम लूप के बनने से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाता है। इस जगह पर आगे जाना उसका जो है थोड़ा ब्रेक लग जाता है, वहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद उसके आगे का जो टेम्पलेट रीजन पे जो जोन है वहाँ पर एडेनिन बेस का लगातार रिपीटेड सीक्वेंस आया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडेनिन है, तो जो ट्रांसक्राइबिंग mRNA है, जो mRNA हमारा बन रहा है नया, उस पर क्या आ जाएगा सामने, यूरासिल, और इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि A जो है वो T के साथ बाइंड करता है विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, G जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से C से बाइंड करता है। लेकिन जो बॉन्डिंग A और U के बीच में दिखती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो इनके कंपैरिजन में बहुत वीक है। ठीक है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
फाइन, जिन्हें हम आसानी से नहीं तोड़ सकते अनटिल एंड अनलेस कोई एंजाइमेटिक एक्शन हो। लेकिन ये जो बॉन्ड है ए और यू के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, वो वीक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी समय तक स्टेबल नहीं रह सकती और यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो डीजेनरेट या फिर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली यहाँ से अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है और जो mRNA है वो हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो टर्मिनेशन हुआ, ये जो mRNA का आगे बढ़ना जो रुका, उसके पीछे रो प्रोटीन का कोई रोल नहीं आया है। यहाँ पर स्टेम लूप का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे पॉली ए रीजन होने की वजह से mRNA पर पॉली यू रीजन बना और उससे ही जो वीक अट्रैक्शन था जिसकी वजह से mRNA ऑटोमेटिकली यहाँ से रिलीज हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर लाइक रो फैक्टर नहीं आया। तो इस प्रकार के टर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे? रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो है वो क्या है। तो हम इसी डायग्राम में उसे समझेंगे कि मान लीजिए कि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन हमें देखना है, तो उस प्रकार के टर्मिनेशन में भी स्टेम लूप का फॉर्मेशन तो होगा, ठीक है, स्टेम लूप बाकायदा आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पर पॉली ए रीजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो नहीं होगा, उसकी जगह पे एज यूजुअल नॉर्मल बेस पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल GATCCTG। ओके, तो ये नॉर्मल बेस पेयर होने की वजह से mRNA जो है उसके सामने कौन से बेस पेयर्स बनेंगे? G की जगह पर बन जाएगा C, A है तो यहाँ पर U, T है तो A, G, T के सामने A एंड G के सामने C। इस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज होंगे, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अरेंजमेंट होगा उनका, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। AT के बीच में, GC के बीच में, यहाँ पर आपको एक A और U दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक वीक बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन एक इसी के वीक होने से जो mRNA है वो यहाँ से रिलीज नहीं हो सकता। सारा रीजन यहाँ पर वीक होना चाहिए, ठीक है, जिससे स्ट्रैंड जो है एक दूसरे से अपार्ट जा सके। बाकी के जो बॉन्डिंग है ATGC वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हैं, जिससे इस mRNA को यहाँ से रिलीज होने में दिक्कत जो है वो हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जब mRNA इलोंगेट हो रहा होता है तब वहीं पर एक एडिशनल फैक्टर, एडिशनल प्रोटीन ऐड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रो प्रोटीन या फिर रो फैक्टर। और ये जो रो प्रोटीन है वो शुरुआत से ही यहाँ पर धीरे धीरे अपनी स्पीड से चलता हुआ आता है, लेकिन इसे पता है कि RNA पॉलीमरेज बहुत आगे जा चुका है, वो ट्रांसक्रिप्शन बहुत स्पीड में कर रहा है और इसकी रफ्तार अभी स्लो है। तो क्या होगा? जब यहाँ पर हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन होता है उस वक्त थोड़ा सा समय मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इस रो प्रोटीन को और आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि कोई गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है, मान लीजिए हम बस में है और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा दे, तो हमें एक जो झटका मिलता है, एक धक्का सा मिलता है, ठीक है, और हम थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाते हैं। फाइन, इन द सेम वे यहाँ पर जैसे ही लूप बनता है वैसे ही RNA पॉलीमरेज जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाता है फॉर द टाइम बीइंग, और उसी का फ़ायदा उठाकर ये रो प्रोटीन जो है वो अपनी गति बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। और जैसे ही यहाँ पर रो प्रोटीन आता है, याद रखिएगा रो प्रोटीन के पास जो एक्टिविटी होती है वो है हेलिकेज एक्टिविटी। मीन्स ये यहाँ पर आकर ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरीके से तोड़ देगा, यहाँ से सेपरेट कर देगा, और जो mRNA है वो फाइनली यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और हमें फुल्ली ट्रांसक्राइब mRNA जो है वो मिलेगा। सो ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन की प्रोसेस।
तो यहाँ पर हमने अभी तक के वीडियो के साथ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन इन तीनों को समझ के अलॉन्ग विद द रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स जो है वो हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।